सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू संजीत बायोलॉजिकल वर्ल्ड वंस अगेन। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंट्रासेप्टिव मेथड, यानी कि अगर हम हिंदी में कहें तो उसको कहते हैं निरोध। क्या कहते हैं? हिंदी में अगर कहने जाएं तो हम कहेंगे निरोध। निरोध, समझे? तो चलिए हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले आप लोग बताइए कि इसका जरूरत क्यों पड़ा। तो कंट्रासेप्टिव मेथड्स का जरूरत इसलिए पड़ा क्योंकि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, ठीक ना। नहीं तो क्या होगा कि अगर कंट्रासेप्टिव्स का अगर यूज नहीं होता तो क्या होगा कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज का नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिससे क्या होता है कि फीमेल पर बहुत सारा इफेक्ट होने वाला। फीमेल का अगर बात छोड़ दें तो यहाँ पर फिर क्या होता है कि कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगा। क्या होगा? फाइनेंशियल होगा, फिर फूड का प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड जो है तुरंत बढ़ जाएगा। यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इससे पहले पड़े थे तो उसमें बता ही चुके थे आपको। इसलिए एक बर्थ कंट्रोल का मेथड को लाया गया जिसको हम लोग कहते हैं कंट्रासेप्टिव मेथड्स। तो इसमें ढेर सारे मेथड्स हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए, कैटेगरीज ऑफ द कंट्रासेप्टिव अवेलेबल प्रेजेंटली। आजकल में कौन सा कंट्रासेप्टिव हम लोग को मिलता है वो देख लेते हैं। जैसे क्या है, नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। तो दोनों का एक ही हो गया, ये दोनों पुराना मेथड है, समझे? तो नेचुरल मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, फिर बैरियर मेथड है आपका, फिर आईयूडीएस है, ओरल कंट्रासेप्टिव्स है, इंजेक्टेबल इम्प्लांट है, सर्जिकल मेथड्स है। तो ये सभी मेथड्स के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब कंट्रासेप्टिव मेथड यानी कि यहाँ से आपका लेक्चर शुरू होता है, और यानी कि बर्थ कंट्रोल का हम लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो ये क्या है? सबसे पहला नेचुरल मेथड को पढ़ना है, यानी नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड। वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग द चांस ऑफ ओवम और स्पर्म मीटिंग। यानी कि नेचुरल मेथड फोकस करता है कि स्पर्म ओवम से ना मिले। समझ में आ रहा? स्पर्म ओवम से ना मिले, बस इसी चीज पर फोकस करता है। कोई दिक्कत? नेचुरल मेथड में कितने मेथड्स और आ जाते हैं, यानी कि सब टॉपिक कितने आ जाते हैं वो देखते हैं। क्या है इसमें? पीरियोडिक एब्सटिनेंस है आपका, विड्रॉल और क्वाइटस इंटरप्टस है, फिर लैक्टेशनल एमिनोरिया है। आया समझ में? तो चलिए सबके बारे में डिटेल में समझेंगे, तो चिंता नहीं करना, आगे सबका मीनिंग हम जो है बढ़िया तरीके से बताएंगे आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो उससे पहले टॉपिक पे पहुंचने से पहले आप ये देख लीजिए बर्थ कंट्रोल टूल्स या फिर डिवाइसेस क्या क्या है। क्या है यहाँ देखिए, ये मेल कॉन्डोम भी होता है, फीमेल कॉन्डोम भी होता है, पिल्स होता है, हार्मोनल रिंग्स होता है, यूआईडी होता है, इंजेक्शंस होता है, सर्जिकल इम्प्लांट, क्वाइटस इंटरप्टस, और फिर कैलेंडर रिदम मेथड, पैच मेथड और डायफ्राम। ये सभी के सभी आपका क्या है? बर्थ कंट्रोल मेथड्स है। आया समझ में? ये देख लीजिए, ये फीमेल के लिए अवेलेबल है, ठीक, ये सभी के सभी। तो चलिए देखते हैं पीरियोडिक एब्सटिनेंस। तो पीरियोडिक मतलब हुआ टाइम, और एब्सटिनेंस का मतलब होता है स्टॉप। समझ में आ रहा है? तो पीरियोडिक एब्सटिनेंस मेनली फोकस क्या चीज पे करता है कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तो आपको पता है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें तो 28 डेज का होता है। अब एबनॉर्मल 28 से हम कह सकते 30 तक नॉर्मल के, और एबनॉर्मल अगर इससे ज़्यादा जाता है तो वो एबनॉर्मल में आता है आपका। तो इसका यानी कि इसका मिड डे होता है, अगर 28 को नॉर्मल लेकर के चलते हैं तो यानी 14th डे को हम लोग मानते हैं कि ओवुलेशन हो जाता है। यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14th डे को ओवुलेशन का होना या फिर ओवुलेशन होने का चांसेस माना जाता है। इसीलिए क्या करते हैं, इस मेथड के अनुसार कहा जाता है कि आप जो है 10 से लेकर के 17 दिन तक आप क्या करें, खुद को रोक लें, स्टॉप कर लें। फिर उसके बाद अगर आप कोइटस करेंगे तो कोइटस अगर होता है तो कुछ उसका इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का होने का चांसेस घट जाएगा। लेकिन ये 10th to 17th डे को मोस्ट फर्टाइल, हाईली फर्टाइल डेज माना जाता है, क्योंकि इस डेज में ओवुलेशंस का चांसेस होता और फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब मान लीजिए ओवुलेशन हुआ और फिर कोइटस होता है और स्पर्म जाता है, तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस 100% होता है। इसीलिए इस पीरियड में कहा जाता है कि आप
1 सप्ताह के लिए मान जाए। ठीक, समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखें, कैन प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। अगर आप ये 7 दिन अगर ये रुक जाते हैं तो क्या होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच जाते हैं। सिंस द पीरियड इज कॉल्ड एज वेरी फर्टाइल पीरियड। अभी तुरंत ही बोले कि ये 10th से 17th डे जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड का, मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसको मोस्ट फर्टाइल पीरियड माना जाता है। समझ में आ रहा? और इस समय जो है प्रेगनेंसी कंसीव करने का चांसेस 100% होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब बात है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्टस मेथड। तो इस मेथड के अनुसार क्या होता है, ये मेथड कहता है कि कोइटस के दौरान, ठीक ना, कोइटस के दौरान या फिर इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, जब इजैकुलेशन होने वाला हो तो क्या करना है कि मेल पार्टनर को, पेनिस को क्या करना है, आउटसाइड करके और इजैकुलेट कर देना है। समझ में आ रहा है? पेनिस को आउटसाइड करके इजैकुलेट कर देना है। फिर उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर जो इस मेथड से फिर क्या होगा कि प्रेगनेंसी का चांसेस बहुत कम होगा, लेकिन इसका फेल्योर रेट बहुत ज़्यादा माना गया। ठीक ना, समझ में आ रहा? अब फिर आता है लेक्टेशनल एमिनोरिया। अब लेक्टेशनल एमिनोरिया क्या कहता है? यह मेथड कहता है कि जब तक, यानी कि अब मान लीजिए पार्चुरेशन हुआ है, तो पार्चुरेशन हुआ उसके बाद जो है 6 मंथ तक कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। तो जब तक कोई भी फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग कर रही होती है तो नॉर्मल पीरियड जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग का 6 मंथ होता है। तो इस पीरियड में क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होने के कारण अगर इस समय कोई कोइटस होता है या फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का होने का चांसेस जो है कम हो जाता है। समझे? तो और इसका साइड इफेक्ट नहीं है सबसे पहली बात, क्योंकि इसमें कोई मेडिकेशन यूज नहीं कर रहे हैं, ना तो कोई डिवाइसेस यूज कर रहे हैं हम। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल, जब तक जो है ब्रेस्ट फीडिंग हो रहा है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा। एंड पीरियड बिटवीन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो ये पीरियड कब से लेकर कब तक का है? पार्चुरेशन यानी कि चाइल्ड बर्थ से लेकर के लैक्टेशनल पीरियड यानी कि पूरे 6 महीना तक। तो समझ में आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? इसका भी कारण है, क्योंकि इस समय जितने भी हार्मोन्स होते हैं सभी जो है मिल्क सिक्रीट करने होने में लग जाता है। जैसे कि ऑक्सीटोसिन सब हो गया, फिर प्रोजेस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, सभी के सभी एक साथ मिल्क प्रोडक्शन में काम करता है। आया समझ में? अब देख लीजिए, मैक्सिमम इंटरवल 6 मंथ होता है, नो डिवाइसेस यूज, नो साइड इफेक्ट, हाई चांसेस ऑफ फेल्योर। बिल्कुल। तो अब देखिए ऐसा नहीं है, कहा गया है, अब ये कहा गया है कि 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक फीमेल में ऐसा होता हो, लेकिन मान लीजिए किसी में अगर नहीं हुआ ऐसा तो क्या होगा, प्रेगनेंसी का चांसेस तो बढ़ जाता, इसीलिए इसको कहा गया कि हाई चांसेस ऑफ फेल्योर। आया समझ में? तो इसका फेल होने का चांसेस भी है, यानी फेल होने का चांसेस हाई है। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। तो ये देख लीजिए पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। तो ये जैसे कि 28 डेज का साइकिल हुआ, उसमें से क्या हुआ कि इतना डेज तक जो है अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता तो फिर क्या होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का होने का चांसेस घट जाता। आया समझ में? तो चलिए, ये रहा आपका लैक्टेशनल एमिनोरिया का फिगर। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं बेरियर मेथड। बेरियर मेथड क्या? अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग बेरियर्स। अब देख लीजिए, इससे पहले भी कहीं ना कहीं हम स्पर्म और ओवम को रोक रहे थे मिलने से, फिर यहाँ भी वही बात हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग कुछ डिवाइस यूज कर रहे हैं। डिवाइस क्या है? यहाँ पर कुछ बेरियर्स यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होता है कि स्पर्म और ओवम का फिजिकली मीटिंग नहीं होता। अब ये देख लीजिए, ये बेरियर मेथड्स जो होते हैं मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल्स होते हैं। अब मेल कॉन्डोम्स के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, आर बेरियर्स, सबसे पहला ये क्या है? बेरियर्स है, मेड अप ऑफ थिन रबर एंड लेटेक्स शीट दैट आर यूज्ड टू कवर द मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स। तो आपको बता ही दिया कि ये जो है आपको ये कॉन्डोम जो है मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है, इसीलिए क्या कहा जा रहा है कि ये दोनों
के द्वारा यूज होता है, अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल, यूज जस्ट बिफोर कोइटस, कोइटस के कुछ देर पहले इसको यूज कर लिया जाता है, समझे, लगा लिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये रहा आपका एग्जांपल्स, देख लीजिए फिगर। अब बेनिफिट क्या होता है बेरियर मेथड्स का? प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम, सबसे पहला बेनिफिट। अब ये हो गया तो फिर क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो फिर क्या होगा कि प्रेगनेंसी कंसीव होने का चांसेस 0। अब रिसेंटली यूजिंग इंक्रीज सेवरल फोल्ड्स एज इट प्रोटेक्ट फ्रॉम कंसेप्शंस, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, STI, एड्स। तो यानी कि ये क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी बचाता है, इसीलिए जो है इस बैरियर मेथड का यूज बढ़ गया। कोई दिक्कत? आर रिवर्सिबल, अवेलेबल फॉर मेल एंड फीमेल बोथ, आर डिस्पोजेबल, क्या है, डिस्पोजेबल भी है। सेल्फ इंसर्टेड, इसमें क्या होता है कि सेल्फ इंसर्ट कर लिया जाता है, खुद से इंसर्ट कर सकता है जो भी है यूजर। दे गिव्स प्राइवेसी टू द यूजर्स एंड, और इसका जो है पॉपुलर ब्रांड जो मार्केट में पाया जाता है या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्टिफाइड है वो क्या है, निरोध। आया समझ में? निरोध के नाम से फेमस है। तो चलिए आगे देखते हैं। ये रहा ब्रांड, देख लीजिए, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए फीमेल कॉन्डम्स, ये अब देखिए, अब डायफ्राम, सर्वाइकल कैप्स एंड वॉल्ट्स। तो देख लीजिए ये हुआ फीमेल कॉन्डम्स। पार्ट्स ऑफ बैरियर मेथड फॉर फीमेल, ये फीमेल के लिए है, मेड अप ऑफ रबर इंसर्टेड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू कवर सर्विक्स ड्यूरिंग क्वाइटस। ये क्या होता है कि सर्विक्स को कवर कर लेता है, तो फिर क्वाइटस अगर होता है तो फिर क्या होता है कि स्पर्म जो है सर्विक्स होते हुए यूट्रस में जाने से बच जाता है, यानी कि यूट्रस में नहीं जा पाता। आया समझ में? ठीक। अब क्या होता है कि इसके साथ एडिशनल चीज भी यूज किया जाता है। अच्छा, क्या बोला जा रहा है? प्रिवेंट कंसेप्शन बाय ब्लॉकिंग ऑफ स्पर्म एंट्री, यानी स्पर्म को एंटर करने ही नहीं देता है यूट्रस में, ठीक। टू इंक्रीज कंसेप्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इफिकेसी, स्पर्मिसाइडल क्रीम जेली फॉर्म्स आर यूज्ड। तो यानी कि इसका एफिकेसी बढ़ाने के लिए, समझे, इसका क्षमता बढ़ाने के लिए, यानी कि कॉन्ट्रासेप्टिव क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें हम लोग क्या यूज कर देते हैं, मतलब क्या यूज किया जाता है इसके साथ? स्पर्मिसाइडल क्रीम्स यूज किया जाता है, जेली फॉर्म्स, ये सब यूज किया जाता है एडिशनल में, ठीक। तो अब इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जिसको हम IUDS कहते हैं, तो ये भी एक दूसरा टाइप का क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है। अब अनदर मोर इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, दीज डिवाइसेस आर इंसर्टेड इनटू यूट्रस। ये कहाँ पर डाला था? यूट्रस वाया वेजाइना बाय एक्सपर्ट नर्स और डॉक्टर। तो देख लीजिए, इससे पहले जो हम लोग बैरियर मेथड्स पढ़ रहे थे तो वो क्या हो रहा था कि यूजर खुद ब खुद यूज कर ले रहा था, ठीक, समझे, अप्लाई कर पा रहा था। लेकिन अगर हम IUDS की बात करें तो इसमें कोई आपको एक्सपर्ट डॉक्टर की या फिर नर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक। अब अवेलेबल IUDS कौन कौन से हैं? एक है आपका नॉन मेडिकेटेड IUDS। तो नॉन मेडिकेटेड का मतलब हुआ कि इसमें कोई मेडिसिन नहीं है। आया समझ में? इसमें से कोई भी चीज रिलीज नहीं होता, कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें नॉन मेडिकेटेड IUDS में आपको क्या क्या आ जाता है? लाइफ लूप आता है, और कॉपर रिलीजिंग IUDS क्या है? कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375 एंड मल्टीलोड 380A। तो ये हुआ कॉपर रिलीजिंग IUDS। आया समझ में? अब फिर है आपका हार्मोन रिलीजिंग IUDS। इसमें क्या होता है? प्रोजेस्टार्ट और LNG-20। समझ में आया? कोई दिक्कत? ये रहा फीमेल कॉन्डम्स का एग्जाम्पल, ये रहा डायफ्राम, ये सर्वाइकल कैप हुआ, ये वॉल्ट हुआ, ठीक। कोई दिक्कत? देख लीजिए भाई, ये हम NCERT को लाइन बाय लाइन लेकर के चल रहे हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो फिर NCERT आपके लिए कोई भारी नहीं होगा, बहुत आसान होगा, ठीक। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए IUDS,
अरे हाँ, यही है कॉपर टी। तो देखिए कुछ टी टाइप का शेप है इसका, ऐसे होता है। फिर यहाँ पर कॉपर रिलीजिंग सिलेंडर्स होता है। तो यहाँ पर वेरियस टाइप्स ऑफ कॉपर है। ये देख लीजिए क्या हो कहा जा रहा है, ये इसको ग्रेफेनबर्ग रिंग कहा जा रहा है। ये लाइप्स लूप है अर्ली 1960 का, यानी 1960s में कुछ ऐसा लाइप्स लूप पाया जाता था। ये क्या है, सेफ्टी कॉइल, ये सेफ्टी कॉइल है, मिड 1960 में यूज होता था। और ये क्या है, ये मिजलिन स्प्रिंग लेट 1960s यानी कि 1970 के आसपास यूज होता था। और ये डाल्कोन सील्ड जो कि 1970s में यूज होता था। फिर कॉपर 7 आया, फिर कॉपर 7 आया कब, 1980s में। और फिर मल्टी लोड, और मल्टी लोड जो है आपको कब आया, 1990s से यूज होने लगा मल्टी लोड। और 1990s में फिर आपका LNG IUS भी यूज हुआ है, ठीक। फिर और ये जो है आपका क्या है, जेनीफ्लिक्स लेट 1990s में यूज हुआ है। कोई दिक्कत? तो चलिए ये जो आपका है ये IUDS है, देख लीजिए, कोई दिक्कत? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए कैसे यूट्रस के अंदर इसको इंसर्ट किया गया है। कुछ इसी प्रकार से इंसर्ट किया जाता है, तो इसीलिए एक्सपर्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक ना। ये आपका IUDS देख लीजिए, ठीक, कैसे फिट है यूट्रस के अंदर। अब फंक्शंस ऑफ IUDS, फंक्शन क्या करता है, काम क्या है इसका, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। अब ये क्या करता है कि यूट्रस के अंदर जो है, मान लीजिए कोइटस हुआ है यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है, स्पर्म अंदर गया है, ठीक, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा बच्चे नहीं चाहिए, तो करना क्या है, स्पर्म को मार देना है। साइडल का मतलब क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि अच्छा ये फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस का मतलब होता है एकदम खा जाना, समझ में आ रहा है। आप एमीबा के बारे में पढ़े होंगे, एमीबा क्या करता है कि फेगोसाइटोस कर जाता है, कोई भी चीज को इनगल्फ कर लेता, तो वही बात ये करता है, यूट्रस के अंदर ये खा जाता है किसको, स्पर्म को। और कॉपर, द कॉपर आयन रिलीज, अब देखिए कॉपर रिलीजिंग IUDS का फंक्शन क्या है। तो ये कॉपर जो रिलीज होता है ये क्या करता है, स्पर्म का मोबिलिटी को ही रोक देता है, यानी अब उसका स्पीड ही कम कर देगा, बेचारा वहां पहुंच अपने मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा, और फिर क्या होगा, रास्ते में ही मर जाएगा। तो ये हुआ, ये तरीका हुआ, ये हिंड्रेंस हुआ उसको प्रोवाइड करना। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा कंसेप्शन नहीं चाहिए। अब हार्मोन रिलीजिंग IUDS इन एडिशन मेक द यूट्रस अनस्टेबल फॉर द इम्प्लांटेशन एंड सर्विक्स होसाइल टू द स्पर्म। अब देख लीजिए, अब सर्विक्स का जो एरिया होता है वो स्पर्म के लिए अनुकूल नहीं होता है, जैसा चाहिए उसको वातावरण कुछ ऐसा मिलता नहीं है। और फिर मान लीजिए किसी तरीके से अगर स्पर्म आ भी गया, ओवम से मिल भी गया और फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक, लेकिन फिर भी आकर के यूट्रस में आपको जगह नहीं मिलने वाला है, ठीक। तो यूट्रस में जगह नहीं देता क्योंकि यूट्रस का भी इन्वायरमेंट को खराब कर देता है, कोई दिक्कत? तो ये हुआ। अब फिर देखिए आइडियल फॉर किसके लिए आइडियल है, मेल तो यूज होता, मेल में तो यूज होता नहीं है, तो है किसके लिए आइडियल, ये फीमेल के लिए है। आइडियल फॉर फीमेल हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। अब मान लीजिए जो कि प्रेगनेंसी को लेट करना चाहती है और या फिर 2 बच्चे के बीच में अच्छा खासा गैप लाना चाहती है, ठीक ना, तो उसके लिए आइडियल है, ठीक ना। मोस्ट वाइडली यूज्ड इन इंडिया, ठीक। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा आजकल इसका यूज हो रहा है, देख लीजिए। अब ये बैरियर मेथड्स जो है, ये IUDS जो है, और उधर बैरियर मेथड में जो फीमेल वो स्पर्मिसाइडल क्रीम लगा रही थी ना, तो वो सब क्या होता है कि जितना अच्छा है उतना खराब भी है। अब देख लीजिए उसका आपको इंस्टेंट फायदा ये हो जा रहा है कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगा, लेकिन फिर क्या हो सकता है कि आपको इन्फेक्शन करवा सकता है ना, सर्वाइकल एरिया में ईचिंग जैसा कुछ सेंसेशन ला सकता है, इन्फेक्शन ला सकता है, ठीक। और ये जो IUDS यूज कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं कुछ इसके वजह से क्या होगा कि आपका नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल गड़बड़ा सकता है, ठीक ना, या फिर आपका सर्वाइकल रीजन जो है उस रीजन में फिर इन्फेक्शन आ सकता है, ठीक। और इसका एक और साइड इफेक्ट क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है IUDS का, ये मिसकैरियज हो जाता है, मतलब बाहर आ जाता है अपने अपने, ठीक ना।
कोई दिक्कत? तो चलिए आगे देखते हैं। अब ओरल पिल्स, और ओरल पिल्स का साइड इफेक्ट होता है, समझे? इसका साइड इफेक्ट होता है। अब कोई भी चीज का दो भाग होता है, ठीक ना? एक अच्छा भाग होता है तो एक खराब भाग होता भी है, ठीक ना? तो ओरल पिल्स और ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स क्या होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में ओसीपीज कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसीपीज। अब देखिए, स्मॉल डोज ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज अनदर मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए, अब कोई भी लेवल को थोड़ा सा हाई कर देंगे तो फिर क्या होगा कि इन्वायरमेंट गड़बड़ा जाएगा, और इन्वायरमेंट गड़बड़ाया तो बताइए वहां पर क्या होगा? कंसेप्शन नहीं होगा, ठीक? तो इसीलिए क्या करते हैं, या तो सिर्फ प्रोजेस्ट्रॉन वाला जो है पिल्स टेबलेट फॉर्म में आता है, तो पिल्स का मतलब टेबलेट ही होता है। तो या तो क्या करते हैं, प्रोजेस्ट्रॉन का डोज बढ़ा देते हैं, या फिर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को मिला कर कॉम्बिनेशन में उसका डोज बढ़ा देते हैं। अब बताइए इससे क्या हो जाता है? आपको तो पता ही होगा कि ओवुलेशन के टाइम में किसका पिक होता है, और फिर प्रेगनेंसी कंसेप्शन के टाइम में कौन सा हार्मोन पिक पे होता है। तो इसलिए हम दोनों बढ़ा देते हैं। दोनों बढ़ा देंगे फिर क्या होगा? कंसेप्शन होगा नहीं, ठीक? कोई दिक्कत? अब एडमिनिस्टर्ड ओरली, तो ये पिल्स को क्या होता है कि पिल्स तो ओरली ही खाया जाता है भाई, टेबलेट कैसे? मुंह से ही खाते हैं, है कि नहीं? बाय द फीमेल्स, ठीक? ये फीमेल्स में यूज होता है, यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टेबलेट्स। ये देख लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया टेबलेट, हैंस कॉल्ड पिल्स। क्योंकि ये टेबलेट के फॉर्म में होता है इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? पिल्स कहते हैं, ठीक? अब डोज क्या है? डोज कर लीजिए या फिर एडमिनिस्टर्ड कर लीजिए। तो क्या होता है, 21 दिन का टेबलेट होता है, उसमें एक, जैसे कि ये पत्ता है टेबलेट का, इसमें जो है आपको 21 ठो ये पिल्स होता है, और इसमें जो है 7 टेबलेट आयरन के होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 28। यानी कि एक एक पत्ते जो होते हैं टेबलेट के, वो 1 महीने के लिए होते हैं। समझ में आ रहा है? जिसमें कि 21 टेबलेट जो होते हैं वो पिल्स होते हैं, और 7 जो होते हैं आयरन के लिए होते हैं। तो ये 7 कब करना? तो जैसे कि नेक्स्ट 5th डे से इसको यूज करना है, समझे? आफ्टर ब्लीडिंग जो है इसका यूज करना होता है, डेली एक टेबलेट। समझ में आ रहा? एक टेबलेट डेली यूज करना होता, और फिर 21st डे को आकर के ये पिल्स को रोक देना होता है, और फिर उस समय से आयरन का यूज करना होता है, आयरन टेबलेट को का, समझे? अब देखिए, दिस कंटेन 7 आयरन टेबलेट लिखा हुआ है ड्यूरिंग मेंस फ्लो। तो ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फ्लो के समय इसका यूज किया जाता है। सेम साइकिल नीड टू बी रिपीटेड अंटिल 1 to कंसेप्शंस। तो इस साइकिल को आप तब तक रिपीट कर सकते हैं, या फिर तब तक रिपीट किया जाता है किसी फीमेल के द्वारा जब तक कि उसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा? अब नेक्स्ट देखिए, फंक्शंस ऑफ द ओसीपीज। अब ओसीपीज का फंक्शन क्या है? ओव्यूलेशन को रोक देता है, इम्प्लांटेशन को भी रोक देता है, और सर्वाइकल म्यूकस का क्वालिटी जो है कुछ अल्टर कर देता है, जिससे कि स्पर्म अंदर नहीं आ पाता है। अब स्पर्म अगर अंदर आएगा ही नहीं तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो बताइए कंसेप्शन होगा? नहीं होगा ना। तो चलिए, ये वेरी इफेक्टिव माना जाता, बहुत ही इफेक्टिव माना जाता। साइड इफेक्ट बहुत कम है इसका, और बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड भी है ये फीमेल्स के द्वारा। तो चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका ओरल पिल्स, ठीक? अब देख लीजिए ये सहेली। तो सहेली के बारे में पिछले क्लास में भी बताए थे। सहेली क्या है? एक ओरल पिल्स है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है, और इसको शायद फ्री में मिलता है। और इसमें क्या होता है कि स्टेरॉइड्स नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या होता है कि इसमें स्टेरॉइड्स नहीं होता जिससे कि हानि हो। ये नॉन स्टेरॉइडल होता है, ठीक? और प्रिस्क्राइब्ड वंस अ वीक, और सप्ताह में एक बार खाया जाता है इस टेबलेट को, ठीक? वेरी फ्यू साइड इफेक्ट एंड हाई कंट्रासेप्टिव इफेक्ट। समझे? तो कंट्रासेप्टिव इफेक्ट जो होता है या वैल्यू जो होता है बहुत हाई होता है, और साइड इफेक्ट बहुत कम होता है। अब इंजेक्शंस और इम्प्लांट की अगर बात करें तो इसमें क्या करते हैं कि प्रोजेस्टोजेन alone or in combination within estrogen also be used by females as injections or implant under the skin। तो अब देख लीजिए, या इंजेक्शन के फॉर्म में दे देते हैं, या फिर इसका इम्प्लांट जो है स्किन के अंदर प्लांट कर देते हैं। कोई दिक्कत? अब एक्शन सिमिलर टू द पिल्स। अब इसका एक्शन क्या है? पिल्स के जैसा ही है। इफेक्टिव पीरियड इज
मच लॉन्गर। हाँ, पिल्स का क्या होता है कि उसका इफेक्टिव पीरियड जो है लिमिटेड होता है ये, और इम्प्लांट का जो इफेक्टिव पीरियड है वो 4 से 5 साल का होता है। समझ में आ रहा है? क्योंकि स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट किया जाता है। कोई दिक्कत? अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन कॉम्बिनेशंस और आईयूडीएस विद इन 72 आवर्स ऑफ कोइटस। हाँ, तो अब ये इंजेक्शन अगर हम यूज कर रहे हैं तो ये एक तरह से इमरजेंसी केस कह सकते हैं। तो इमरजेंसी केस में इसका यूज होता है, यानी कि कोइटस के 72 आवर्स के अंदर ही, यानी कि कोइटस अगर अभी होता है तो उसके 72 आवर्स के अंदर ही हमको ये यूज करना होता है, जिससे कि ये प्रेगनेंसी को रोक सकता है। आया समझ में? तो कब कब यूज किया जाता है? इन केस ऑफ रेप, मान लीजिए रेप हो जाता है तो उस केस में यूज किया जाता है, या फिर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के दौरान। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। ये रहा आपका कुछ इंजेक्शन जिसका नाम क्या है, डिपो प्रोवेरा। ठीक, डिपो प्रोवेरा कंट्रासेप्टिव्स 150 mg पर ml। कोई दिक्कत? ये रहा आपका इम्प्लांट, ये देखिए कैसे स्किन के अंदर इसको इम्प्लांट किया जाता है। ये रहा शहली। ठीक, ये देख लीजिए टेबलेट कैसे होता, और इसको वीकली लिया जाता है। आया समझ में? अब सर्जिकल मेथड और स्टरलाइजेशन मेथड की अगर बात करें तो इसमें ये दोनों के लिए एडवाइस किया जाता है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। क्योंकि अब मान लीजिए कुछ ऐसा स्टेज आ गया कि अब उसको और कंसेप्शन नहीं चाहिए, यानी कि और बच्चे नहीं चाहिए, तो क्या करता है कि सर्जिकल मतलब क्या करते हैं कि एक तरह से आप सुनते होंगे कि गांव सब में कहा जाता है कि ऑपरेशन कराया जाता है, तो वही होता है। इसमें क्या होता है कि मेल के लिए क्या होता है, मेल के लिए वैसेक्टोमी होता है, और फीमेल के लिए क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी होता है। ठीक, तो आप याद कर सकते हैं ट्यूब, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब होता है तो इसलिए इसको ट्यूबेक्टोमी होता है, और मेल में क्या होता है, वास्ट डिफरेंस होता है। तो उसको हम लोग निकाल करते क्या करते हैं कि इंसिजन लगाते हैं। ठीक, और फेलोपियन ट्यूब हो तो उसको क्या करते हैं कि काटते हैं, और फिर थोड़ा सा पार्ट को या तो निकाल सकते हैं या फिर छोड़ देते हैं, काट करके लाइगेट कर देते हैं, दोनों को अपोजिट मोड़ करके लाइगेट कर देते हैं, यानी बांध देते हैं। ठीक, और फिर वैसेक्टोमी में भी वही होता है, मेल के लिए होता है। इसमें क्या किया जाता है कि स्पर्म डक्ट, ठीक ना, स्पर्म डक्ट को काट करके अपोजिट साइड मोड़ करके बांध दिया जाता है, या फिर लाइगेट कर दिया जाता है। ठीक, तो यही प्रोसेस और कुछ नहीं है। ठीक है, आपको आप देख सकते हैं इसका फिगर यहाँ पर दिया हुआ, ये मेल के लिए है। देख लीजिए कैसे काटा गया है स्पर्म डक्ट को, यानी स्पर्म डक्ट को क्या कहते हैं, वास्ट डिफरेंस। ठीक, तो वास्ट डिफरेंस को काट दिया गया और उसको क्या किया गया, बांध दिया गया। ठीक, और वही फीमेल में भी यही होता है। देखिए फीमेल में क्या होता है कि फेलोपियन ट्यूब को काट करके अपोजिट साइड मोड़ करके उसको क्या करते हैं, लाइगेट कर देते हैं। आया समझ में? तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एमटीपी के साथ। ठीक, तो तब तक के लिए धन्यवाद। आप इतना देर तक मेरा लेक्चर सुने, बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से।